हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं जिसके अंतर्गत समुद्रों का रंग बदल रहा है। ये हाल ही के एक अध्ययन में सामने आया है और पिछले कुछ दशकों में ये घटना और ज़्यादा बढ़ गई है। और इसके कारण क्या है, तो इसका एक कारण बताया जा रहा है जलवायु परिवर्तन। तो आज उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि भाई जितने भी ओशियंस हैं, जितने भी महासागर हैं विश्व के, चाहे वो प्रशांत महासागर हो, चाहे हिंद महासागर हो, चाहे अटलांटिक की बात करें, आर्टिक की बात करें, दक्षिण की बात करें, इनके रंग में बदलाव क्यों हो रहा है। ये जो नीले रंग जो इनमें हुआ करता था वो बदलकर थोड़ा हरे की ओर क्यों बढ़ रहा है। तो इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो क्या है, जलवायु परिवर्तन ही है। तो भाई किस तरीके से ये परिवर्तन होता है, क्या घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिसने इसकी गति को काफ़ी तीव्र कर दिया है, इनके बारे में आज अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखा जाए तो एक यहाँ पे हमने एक आर्टिकल यूज़ किया है जिसमें इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल था कि क्लाइमेट चेंज इज ऑल्टरिंग द कलर ऑफ द ओशियंस एंड व्हाट अ न्यू स्टडी सेज ऑल्दो द चेंज इन द कलर ऑफ द ओशियन डजंट इम्पैक्ट मरीन लाइफ डायरेक्टली। इसका कहना है कि भाई जो क्लाइमेट चेंज है यानी जलवायु परिवर्तन, ये क्या कर रहा है, ऑल्टर कर रहा है, बदल रहा है। क्या बदल रहा है, रंग बदल रहा है। किस चीज का रंग बदल रहा है, महासागरों का, महासागर का रंग बदल रहा है। ऐसा एक नए अध्ययन में आया हुआ है। तो इस नए अध्ययन पर ही हम नजर डालेंगे कि भाई ये अध्ययन क्या है। साथ साथ लिखा है ऑल दो द चेंज इन द कलर ऑफ द ओशियन डजंट इम्पैक्ट मरीन लाइफ डायरेक्टली, यानी जो समुद्रों का रंग है वो सीधे तौर पर जलीय जीव को नुकसान नहीं पहुंचाता है, सीधे तौर पर मानी प्रत्यक्ष रूप में, बट इट इंडिकेट्स दैट मरीन इकोसिस्टम आर इन स्टेट ऑफ फ्लक्स। यानी इसका यही कहना है कि भाई जो मरीन इकोसिस्टम है वो काफ़ी खतरे में है और दे कुड कंप्लीटली गो आउट ऑफ बैलेंस इन द फ्यूचर, और भविष्य में जाकर उन पर और ज़्यादा बुरे प्रभाव पड़ेंगे विच कुड सीवियरली इफेक्ट ओशियंस लाइफ एंड ह्यूमन डिपेंडेंट ऑन देम। यानी वो ओशियन लाइफ यानी समुद्री जीवन पर भी असर डालेगा और जो मानव उस पर निर्भर करते हैं उस पर भी असर डालने वाला है। इस विषय के बारे में अच्छे से आज मैं आपको समझाने वाला हूं, तो ध्यान से आप देखेंगे। ये आपके लिए दोनों ही जगह पर इंपॉर्टेंट है। ये पर्यावरण के विषय के अंतर्गत भी आता है, जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत, और साथ साथ आप भूगोल के सब्जेक्ट मतलब आपका GS पेपर 1 के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो इसकी कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। प्रीलिम्स के हिसाब से भी और मेंस के हिसाब से भी ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, तो ध्यान से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो भाई चर्चा में जो विषय है कि महासागरों के पानी में क्या हुआ है, रंग में बदलाव हो रहा है, और वैज्ञानिक टीम का दावा है कि ये रंग का परिवर्तन जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। इस परिवर्तन से हमारे पारिस्थितिक तंत्र पहले जैसा नहीं रहा है और पानी के रंग के परिवर्तन की चिंता जानी चाहिए क्योंकि ये महासागरों के जीवन और पृथ्वी के पारिस्थितिक बदलाव को प्रभावित करता है। अब भाई होता क्या है कि भाई आपका जो समुद्र का जल है वो हमें नीला दिखाई देता है, और ये नीला रंग बदल क्यों रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा अगर हम डीप में जाएंगे तो हमको क्या देखने मिलता है कि भाई जो समुद्र का रंग है वो पूरी तरह से सूर्य से आने वाली किरणों पर निर्भर करता है। जो सूर्य की किरण है वो इसके अंतर्गत प्रवेश करती हैं। अब जो सारी रंग प्रवेश करते हैं, जो सूर्य की किरण, इसके अंतर्गत अलग अलग रंग होते हैं। जो आपने विबग्योर सुना हुआ है कि भाई जो हमारा सूर्य से आने वाला प्रकाश है उसमें वॉयलेट रंग भी है, उसमें इंडिगो भी है, मतलब बैगनी रंग भी होता है, फिर नीला रंग भी होता है, हरा रंग भी होता है, येलो, ऑरेंज और रेड होता है। लेकिन जो लाल रंग है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ये बहुत ज़्यादा अंदर तक प्रवेश नहीं करता। जो आपका वॉयलेट रंग है, बैगनी रंग है, नीला रंग है, ये काफ़ी नीचे तक इसके अंतर्गत जाता है। लेकिन अभी जलवायु परिवर्तन के कारण ये नीचे नहीं जा पा रहा है और इसके कारण बहुत ज़्यादा प्रभाव आ रहा है। तो इससे क्या क्या असर पड़ रहा है, जलवायु परिवर्तन को कैसे हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, ये सारे विषय पर हम बात करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, स्टडी IQ पर P2I बैच 11 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से इसकी क्लासेस होंगी। हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में और इंग्लिश माध्यम, तीनों ही माध्यम में सुबह की क्लासेस शुरू हो रही हैं। मेरा कोड आपको दिख रहा होगा मनीष लाइव, आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको कोर्स 29,999 में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। 11 अगस्त लास्ट डेट है इस बैच की शुरू होने की, तो ध्यान रखिए, जल्दी से ऐप पर या वेबसाइट पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी तरह की इश्यूज़ आते हैं तो ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इन पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यहाँ से PDF मिल जाएगी आपको, ये मेरी मेल ID है, ये इंस्टाग्राम ID है। चलिए, तो बात जो हमारी हो रही थी कि अध्ययन जो हुआ है अभी हाल ही में, जो अध्ययन का दावा जो किया जा रहा है कि भाई महासागरों का रंग बदलता जा रहा है, तो इसके पीछे जो पूरा का पूरा शोध किया था वो किसके द्वारा किया गया था। तो अमेरिका की एक एजेंसी थी
मानी ये अध्ययन संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रिटेन में स्थित नेशनल ओशियनोग्राफी सेंटर की ओर से किया गया। और इस अध्ययन की जो अगुवाई की थी महासागर और जलवायु विज्ञानी और शोधकर्ता बीबी कैल ने की थी। और इन्होंने ये महत्वपूर्ण शोध किया और बताया कि महासागर का रंग बदल रहा है, कि रंग में बदलाव आ रहा है। और ये रंग में बदलाव का कारण उन्होंने क्या बताया? जलवायु परिवर्तन। और इस जलवायु परिवर्तन से, क्लाइमेट चेंज से काफी बड़ा नुकसान होगा पारिस्थितिक तंत्र को, जैव विविधता को, समुद्रीय तंत्र को। क्यों होगा? क्योंकि समुद्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं मैं भी आपको थोड़ी देर में इसके बारे में समझाऊंगा। इस अध्ययन में जो आया है, इस अध्ययन का विशेषता यह है कि इसमें बड़े पैमाने पर महासागरों की पानी की जांच की। ये जो बीबी कैल थे, ये अलग अलग महासागरों का इन्होंने शोध किया और वहां पर देखा कि पिछले दशकों में जो बदलाव हुआ है उससे रंग में काफी बदलाव हुआ है। इस पहली रिपोर्ट के अनुसार बीबी कैल ने बताया है कि उन्होंने दुनिया के आधे से अधिक महासागरों के पानी के रंगों में परिवर्तन की पहचान की है। अब विषय वही हो जाता है कि भाई रंग पहले कैसा था और अब कैसा हो रहा है और ये बदलाव होने के कारण क्या है। तो भाई पहले की अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले पता है कि भाई जो सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य के प्रकाश के अंतर्गत आपको देखने मिलेगा कि अलग अलग रंग होते हैं। जैसे आप पराबैंगनी किरण कहते हैं तो वो अल्ट्रा वायलेट होती है, फिर उसके बाद आप वॉयलेट रंग देखते हैं, फिर ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, फिर इंफ्रारेड है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे नीचे तक प्रवेश कौन सा कर रहा है? तो यहां पर बी दिख रहा है। बी मतलब ब्लू और ब्लू का मतलब नीला। तो जो नीला रंग है वो समुद्रों का क्यों है? क्योंकि जो सूर्य से निकलने वाला जो प्रकाश है उसमें जो ब्लू कलर होता है वो सबसे ज्यादा ओशियन के नीचे तक जाता है, महासागरों के नीचे तक जाता है। और महासागर के नीचे जाने के कारण हमें जो समुद्र होते हैं, महासागर होते हैं, वो नीले नजर आते हैं। अभी जो बाधा उत्पन्न हो रही है, ये नीला रंग बहुत नीचे तक नहीं जा पा रहा है, क्योंकि लाल रंग की तो हमें ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो पहले भी नीचे नहीं जाता था ज्यादा दूर तक। तो जाता सबसे नीचे कौन सा था? ब्लू कलर ही जाता था। अब ब्लू कलर नहीं जाने के कारण ये रंग में बदलाव हो रहा है। तो अब ऐसी क्या वजह हो गई कि ये नीला रंग नीचे नहीं जा पा रहा है? तो इसके पीछे बताया जा रहा है कि भाई जो समुद्र है उस समुद्र में बहुत ज्यादा प्रदूषण हो जाना, बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाना, जिसके कारण इसमें बाधा पहुंचना। दूसरा इसमें जो कारण बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि समुद्र के अंतर्गत हीट वेव, और ये भी जलवायु परिवर्तन के कारण ही है। जलवायु परिवर्तन के कारण धीरे धीरे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, और जब पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है तो आपका समुद्र के तापमान में भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि ये तापमान पृथ्वी पर ही बढ़ रहा है। तो समुद्रों के अंतर्गत भी जो ऊपरी परत है वहां पर बहुत अधिक तापमान हो जा रहा है। अब जब बहुत अधिक तापमान हो जा रहा है तो समुद्र एक बहुत बड़ा काम करते हैं कि समुद्रों के पास सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनाने की क्षमता है। और पृथ्वी पर हम पेड़ों को भले पूरा का पूरा श्रेय देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो बनती है वो समुद्रों के अंतर्गत बनती है। और समुद्रों में रहने वाले शैवाल, फाइटोप्लैंक्टन्स, डाइटम, ये सारी चीजें विशेष तौर पर निर्भर करती हैं। अब इन की अगर हम बात करें, लगातार प्रदूषण बढ़ने के कारण, लगातार जलवायु परिवर्तन यानी पृथ्वी के तापमान बढ़ने के कारण समुद्र की जो पहले स्थिति थी वो वैसी नहीं रही है। और वो न रहने के कारण जो इसके अंतर्गत आपका नीला रंग नीचे तक जा पाता था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसमें मरीन हीट वेव्स यानी कई तरह की जो हीट वेव्स हैं, उष्मा की कई तरंगे जो समुद्र के ऊपर उठने लगी हैं, वो कारण है। समुद्रों का पूरी तरह से स्वच्छ ना रहना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और नीले रंग का नीचे ना जा पाना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? कि भाई अगर हम यहां पर देख रहे हैं कि भाई आपका समुद्र के अंतर्गत जो रंग जा रहा है उसमें सबसे ज्यादा कौन पहुंच पा रहा है? तो आपका नीला रंग पहुंच पा रहा है और काफी नीचे तक पहुंच पा रहा है। लेकिन अगर इसमें बाधा आएगी, यहां पर कोई भी ऐसा कचरा है, कोई, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इसको प्रभावित कर देंगी। कचरा हो गया या प्रदूषण जिसको हम कह रहे हैं, या फिर हमने यही बात करी कि भाई इसके अंतर्गत होता क्या है कि एक जीव होता है जिसको प्लैंकटन कहा जाता है। ये प्लैंकटन बहुत ही ज्यादा मदद करता है समुद्र के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए। प्लैंकटन का काम होता है कि समुद्र के अंतर्गत पूरी तरह से फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करना।
और ये समुद्र के निचले भाग में भी समुद्र जो सूर्य की किरण पहुंच पाती है उससे आपका प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई नीचे तक नीला रंग या सूर्य की किरण नहीं पहुंच पाएगी, तो जो नीचे रह रहे जीव हैं वो क्या नहीं कर पाएंगे, प्रकाश संश्लेषण कर ही नहीं पाएंगे। और प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया थी जिसमें जितना भी CO2 था जल के साथ मिलकर यहाँ पर शुगर बनता है, मतलब आपका ग्लूकोज बनाते हैं सारे पौधे, और ये आपका C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन बनता है। तो ये ऑक्सीजन बनने की भी प्रक्रिया को बाधित कर रहा है। अब जब ऑक्सीजन नहीं बन पाएगा तो समुद्रों के अंतर्गत क्या होगा, ये एक देखिए धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। अब यहाँ पे पूरी सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पा रही है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं बनेगा, ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो भाई ऑक्सीजन की दोनों जगह कमी होगी, समुद्र के अंतर्गत भी और समुद्र के बाहर भी। और समुद्र के अंतर्गत अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो यहाँ रहने वाले जीव भी धीरे धीरे क्या होंगे, मृत होते जाएंगे। तो इसके कारण ये पूरा का पूरा पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हो रहा है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन है। तो यहां से हमको ये पता चल रहा है कि भाई जलवायु परिवर्तन जो है, जलवायु परिवर्तन की अगर हम बात करें तो इसके समाधान में सबसे बड़ा जो कारक है वो समुद्र ही है। क्यों भाई, समुद्र के पास वो क्षमता है कि जितना भी कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, इस कार्बन उत्सर्जन को कोई घटा सकता है तो वो समुद्र ही घटा सकते हैं, मतलब उसको नीचे लाने में समुद्र का ही सबसे बड़ा रोल है। अब भाई समुद्र के साथ दिक्कत क्या है, और मैंने आपको इन्वायरमेंट वाली जो कक्षा होती है वहां पर भी मैंने कई बार आपको बताया हुआ है कि भाई आपका पृथ्वी के ऊपर लगभग 90% कार्बन सिंक, ये शब्द बहुत ध्यान से सुन लीजिए, कार्बन सिंक, और एक होता है 10% कार्बन सिंक और 90% कार्बन सिंक। कौन है, तो इसको ध्यान से समझना है कि भाई 90% कार्बन सिंक समुद्र के अंतर्गत रहने वाले प्लैंकटन, इसके अलावा डायटम, शैवाल, ये सारे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मतलब जो पृथ्वी पर जितना भी ऑक्सीजन बन रहा है, इस ऑक्सीजन का निर्माण 90% समुद्रों में हो रहा है और 10% पेड़ों के द्वारा हो रहा है। पेड़ कहां पर है, तो धरती पर है, और 90% समुद्रों में हो रहा है। अब इसी चीज को कहा जाता है कार्बन सिंक। कार्बन सिंक का मतलब होता है कि भाई आपका जितनी भी विमुक्त कार्बन है आपकी वायुमंडल में, उस वायुमंडल के कार्बन को लेना और उसको कहीं ना कहीं जमा कर देना। मतलब इस कार्बन स्रोत जो भी आपकी खुली कार्बन है, जिसको आप विमुक्त कार्बन कह सकते हैं, फ्री कार्बन कह सकते हैं, ये फ्री कार्बन को धरती में वापस से पहुंचा देना। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जला रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स, हम जीवाश्म ईंधन जला रहे हैं, हम कोयले को जला रहे हैं, हम पेट्रोल को जला रहे हैं। तो ये जो पृथ्वी की सतह में कई सालों से बंद जो कार्बन था, हमने उसको निकाल कर बाहर कर दिया। तो उस कार्बन सिंक को हमने किस में परिवर्तित कर दिया, कार्बन स्रोत में। अब ये काम जो करते हैं कि भाई जलवायु परिवर्तन में एक सबसे बड़ा जो मैं बता रहा हूं कि समाधान जो है वो समुद्र है, क्योंकि समुद्र के पास 90% क्षमता है कि वो पूरा कार्बन उत्सर्जन जितना, क्योंकि सारे देशों की प्रॉब्लम कार्बन उत्सर्जन है, क्योंकि कार्बन एक ग्रीन हाउस गैस है। इस ग्रीन हाउस गैस में एक खास प्रवृत्ति है कि ये सूर्य से आने वाली किरणों को अपने अंतर्गत अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। और जब पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ने लगता है तो उस घटना को ही हम क्या कहते हैं, हरित ग्रह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और जब इसमें लगातार वृद्धि होती है तो वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग यानी जलवायु परिवर्तन की घटना होती है। तो विमुक्त कार्बन जो है उसको पूरी तरह से फिक्स करने का काम किसके पास है, समुद्र के पास है। और इसी को फिक्स करने के लिए इसी को कहा जाता है ब्लू कार्बन। ये जो समुद्र पूरा का पूरा कार्बन ले रहा है और इसको अंतर्गत फिक्स कर दे रहा है समुद्र के अंतर्गत, उसको ब्लू कार्बन कहा जाता है। और उसकी मदद से ऑक्सीजन बन रहा है। तो ऑक्सीजन की भी लगातार घटाव होता जा रहा है और यहां पर लगातार जो जलवायु परिवर्तन है यानी कार्बन का स्तर बढ़ता जा रहा है। तो समुद्र की भी तो एक क्षमता है कि वो उसको बैलेंस कर सकती है, लेकिन अब जो जलवायु परिवर्तन की घटनाएं देखने मिल रही हैं उस पर सबसे ज्यादा असर भी समुद्र पे पड़ रहा है, क्योंकि उसकी भी लिमिट से वो बाहर जा रहा है। तो यहां पर अगर हम बात करें
तो भाई जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, जिसको आप प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ये प्रक्रिया मदद करती है कि जितना भी विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड है जो वायुमंडल में, इसको लेकर समुद्र की सतह में जमा कर देना और इसको परिवर्तित कर देना ऑक्सीजन में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। इसमें फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, ये सारी चीजें इसको करती हैं। लेकिन लगातार जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये पूरे के पूरी बैलेंस को बिगाड़ रहा है। पूरा का पूरा यहाँ पर जो स्टेबिलिटी थी, जो स्थिरता थी, उसको बिगाड़ कर रख दिया है जलवायु परिवर्तन ने। अब इसके कारण देखा जाए तो मैंने जैसे आपको बताया, फाइटोप्लैंक्टन एक बहुत बड़ा काम करते हैं कि ये सारा CO2 को O2 में बदल देते हैं। तो होता क्या है, जो फाइटोप्लैंक्टन है ये सूर्य के प्रकाश के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब भाई समुद्र अगर गंदे होते जाएंगे तो सीधे सीधे सूर्य का प्रकाश नीचे ही नहीं पहुंच पाएगा। अब जब सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं पहुंचेगा तो पहला रंग भी बदलेगा, दूसरा फाइटोप्लैंक्टन जो ऑक्सीजन बना रहे थे वो भी बदलेगा, और जिसके कारण CO2 की मात्रा लगातार बढ़ने लगेगी। तो मतलब जलवायु परिवर्तन, इससे जो बैलेंस हो रहा था वो भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि भाई ये प्रक्रिया यही कर रहा है कि भाई ये सूर्य की रोशनी में ये क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कर दे रहा है, मतलब कार्बन सिंक में बदल दे रहा है कार्बन स्रोत को। और ये जो है पूरा का पूरा मिनरल सॉल्ट्स और ऊर्जा के साथ साथ ऑक्सीजन का निर्माण कर रहा है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है बाधित हो जा रही है। और जब ये पूरी तरह से बाधित हो जा रही है तो समस्या यही उठ रही है कि ये जो इसको एक तरीके से स्थिर करना चाहिए था वायुमंडल को, ये और ज्यादा तीव्र कर दे रही है। किस घटना को? जलवायु परिवर्तन को। भाई जलवायु परिवर्तन का सीधा सीधा ऐसा अर्थ अगर किसी को नहीं समझने आ रहा हो तो मैं फिर से बता दे रहा हूं कि जलवायु परिवर्तन का मतलब होता है किसी भी जगह पर तापमान, दाब, आर्द्रता, वायु, वर्षा, ये कारक मिलकर किसी भी अल्पकालीन जगह का मौसम बनाते हैं। जब किसी जगह का आप बहुत समय तक, लगभग 30-35 साल के मौसम का अध्ययन करते हैं तो उसी को जलवायु कहा जाता है। अब किसी जगह पर इन सारी चीज़ों में बहुत तेजी से बदलाव होने लगे तो उसको जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या पृथ्वी का गर्म होना है। अब गर्म क्या, हम तो ग्लोबल बॉइलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, उबाल की तरफ बढ़ रहे हैं, हम वैश्विक तापन से आगे बढ़ चुके हैं, इतना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन हो रहा है और इसके कारण समुद्र सबसे ज़्यादा है तो उनको भी प्रभाव हो रहा है। अब देखिए इसमें एक बहुत बड़ी वजह जो समुद्र के अंतर्गत आ रही है, क्यों इतने सारे जीव मर रहे हैं और क्यों बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो इसके पीछे एक कारण बताया जा रहा है मरीन हीट वेव्स को। जैसे मरीन का मतलब होता है समुद्री, और हीट का मतलब होता है ऊष्मा, और वेव का मतलब होता है तरंग। तो भाई समुद्र में उठने वाली ऊष्मा तरंगें, हो क्या रहा है, समुद्र के जो ऊपरी भाग है वहां का जो तापमान है वो इतना ज्यादा अधिक हो जा रहा है कि भाई पहले क्या होता था कि जैसे सूर्य का प्रकाश आया, अब सूर्य के प्रकाश आने से यहाँ की सतह गर्म हुई, नीचे का पानी ठंडा था, ये आपस में मिक्स हुए और पूरा का पूरा एक सामान्य तापमान बना लिया। लेकिन अभी वर्तमान में घटना क्या हो रही है, सूर्य का प्रकाश भी आ रहा है, साथ साथ जितना भी CO2 यहाँ पर है या ग्रीन हाउस गैस जो भी है, ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब उसमें CO2 भी आ जाता है, इसमें मीथेन भी आ जाता है, इसमें नाइट्रस ऑक्साइड भी आ जाता है, इसमें सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी आ जाता है, इसमें नाइट्रस ट्राइफ्लोराइड भी आ जाता है, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, ये सारी चीज़ों को हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। अब ये जो ग्रीन हाउस गैस हैं, इन्होंने लगातार सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके पृथ्वी के तापमान को बढ़ाया। साथ साथ यहाँ पर जो समुद्र का तापमान है वो ऊपरी सतह पर काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है और नीचे जो है वहाँ पर तापमान में अंतर आ रहा है। इसके कारण समुद्र के पूरे पारिस्थितिक तंत्र को ये प्रभावित कर दे रहा है। तो हीट वेव्स भी एक बहुत बड़ा कारण है, वो भी एक जलवायु परिवर्तन का ही कारक है। अब इसके कारण होता क्या है, हीट वेव्स कहीं पर आता है तो जैसे कि भारत में अभी मानसून का समय था, जून माह की अगर हम जाएं तो जून में होता क्या है कि भाई 1 जून को केरल पर मानसून आ जाता है। अब इसकी वजह यह होती है कि भाई भारत में इस समय जून से पहले मई होता है, मई से पहले अप्रैल, इस समय भारत में अच्छी खासी गर्मी पड़ रही होती है। अब जब गर्मी का मौसम होता है तो आपका तापमान यहाँ पर अधिक होता है और तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर दाब निम्न होता है, मतलब हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, तापमान अगर बढ़ेगा तो दाब कम होगा और वायु हमेशा कैसी चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है।
उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो भाई हमारे यहाँ जो मॉनसून आता है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ पर पूरा का पूरा निम्न दाब क्षेत्र बनता है। लेकिन अगर समुद्र में कहीं पर आपका हीट वेव आ गई तो हीट वेव का मतलब वहां पर भी तापमान अधिक होगा, और तापमान अधिक होगा तो दाब कम होगा। तो ये जो मॉनसून यहाँ आ रहा था वो प्रभावित होकर इस तरीके से दूसरी जगह चला जाएगा। ऐसे ही भारत में यहां पर होने की जगह कहीं अगर मरीन हीट वेव्स इस तरफ जाएंगी तो ये पूरे मॉनसून को भी बिगाड़ कर रख देती हैं। तो मॉनसून बिगड़ा तो फिर वर्षा का अनुपात बदला, और वर्षा का अनुपात बदला तो इससे किसानों की भी समस्या आई। तो ये सारे लक्षण जलवायु परिवर्तन के हैं। तो समुद्रों को भी प्रभावित कर रहे हैं, समुद्र के ऊपर जो तरंगे हैं उनको भी प्रभावित कर रहे हैं, वहां पर रहने वाले जीवों को भी प्रभावित कर रहे हैं, और पूरी तरह से जो एक बैलेंस होना चाहिए, जो एक पारिस्थितिक तंत्र चल रहा होता है, उसको बिगाड़ कर रख देते हैं। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई समुद्र पर हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि भाई समुद्रों के पास 90% योगदान है किस चीज का, कार्बन सिंक काम करने का। कार्बन सिंक का मतलब जितना भी विमुक्त कार्बन है उसको वापस से दबा कर रख देना, जो वायुमंडल में विमुक्त घूम रही है और जलवायु परिवर्तन कर रही है। तो ओशियंस प्रोड्यूसेस मोर ऑक्सीजन देन दी ट्रीज कंबाइंड, मतलब जितना पृथ्वी पर जितने पेड़ हैं उनसे उनका योगदान सिर्फ 10% है। 90% जो ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, ओशियंस के द्वारा हो रहा है। तो ओशियंस यहां पर अगर प्रभावित होंगे तो असर तो होगा ही होगा। तो ये बात आपको समझने आ गई। अब इससे का जितना भी ये चीजें हो रही हैं इनसे आगे क्या सॉल्यूशंस हो सकता है, इसकी आगे की क्या राह हो सकती है, तो इस पर भी फोकस कर लेते हैं। तो बात करें तो वैज्ञानिकों के अनुसार ये परिवर्तन मुख्य रूप से छोटे प्लैंकटन के बीच हो रहे परिवर्तन के कारण हो सकता है। छोटे प्लैंकटन जो अंदर रहते हैं समुद्र के अंतर्गत और कई तरह के ये भोजन का भी काम करते हैं, भोजन श्रृंखला का भी काम करते हैं, और साथ साथ जलवायु परिवर्तन में इसके धीमा करने का भी काम करते हैं, क्योंकि ये भोजन भी दे रहे हैं और साथ साथ ऑक्सीजन का निर्माण भी कर रहे हैं। तो इस हिसाब से ये प्लैंकटन समुद्री खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वातावरण को स्थिर करने में महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं। इस अध्ययन के नतीजों ने पाया है कि पारिस्थितिक तंत्र को इस तरह से प्रभावित कर रहे हैं जैसे पहले कभी नहीं देखा गया था, और इस अध्ययन के परिणाम ने हमें वातावरण की सुरक्षा और संरक्षण और बेहतर नीतियां और कदमों की आवश्यकता को समझाया है। अब ये इन सारी चीजों को जो अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाली है दुबई के अंतर्गत 28वीं बैठक, उसके अंतर्गत रखा जाएगा और फिर कुछ नए कदम उठाए जाएंगे। तो होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं स्टडी आई के ऊपर P2I बैच 11 अगस्त से शुरू हो रहा है। हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में इन पर आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा कोड यूज करके मनीष लाइव। और मेरे साथ इस हिंदी माध्यम के बैच में आप पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी 2 सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो ऐप पर या वेबसाइट पर जाकर इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। कोई भी तरह के इश्यूज आते हैं तो ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, यहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगी। इसके अलावा कोई भी डाउट्स आते हैं तो यहाँ आप पूछ सकते हैं, और भी कोई दिक्कत है तो ये मेरी मेल आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का सेशन आपको समझने आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।